हेलो एवरीवन। तो आज अगर डेट देखें तो इट्स 13 अक्टूबर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 13 अक्टूबर मान के चले तो अराउंड 2.5 मंथ्स बचते हैं मेरे लिए फॉर जेई मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट। क्यों 2.5 मंथ्स? क्योंकि मेरे स्कूल भी जाता हूँ तो उसके भी बड़ी दिक्कत है, वो अलग बात है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ टाइम तो मेरा जाएगा, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 2.5 मंथ्स। अच्छा, प्लान क्या है मेरा? प्लान तो बहुत सिंपल है, बट अभी लग के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरी प्रिपरेशन थोड़ी फैली हुई है। आई एम नॉट इन अ वेरी गुड स्पॉट राइट नाउ इन प्रिपरेशन वाइज। 200-220 का टारगेट है, बड़ा टारगेट है, और ये एक्चुअली टारगेट है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। टारगेट है मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ बेसिकली पेपर में जो आएगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्वियसली। तो जब पेपर टफ इजी आ जाता है उससे वेरी होगा। इज़ नॉट, मतलब ये चीज़ बताई जाती हैं मुझे, अपने मेंटर से बताई जाती हैं, बट मैं टू बी ऑन मतलब ही विल ऑल्सो एग्री विद दिस कि मैं ये कोई ऐसे लकीर का फ़कीर लेके नहीं चल रहा कि यही लाना है। मेन चीज़ है, कुछ चैप्टर्स मेरे बच रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कुछ चैप्टर में बच रहे हैं। जो चैप्टर्स में बच रहे हैं उनको तो करना ही है, जल्दी जल्दी करूँगा, ज़्यादा नौटंकी नहीं करूँगा कि कोई एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट पकड़ लिया या बहुत ज़्यादा एक चीज़ की प्रैक्टिस कर ली। नहीं, जितना एग्ज़ाम में पूछते हैं उतना करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि 11th और काइंड ऑफ आधी 12th मैंने यही करके बिता दी है। नॉन एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी बेसिकली, मज़े के लिए पढ़ना जो बोलते हैं। और वैसे मज़े के लिए पढ़ना और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। और हाँ, तो सेकेंडली मुझे क्या करना है, चैप्टर समेटने हैं, मुझे समेटने या कंसोलिडेट करने हैं। मुझे चैप्टर्स कुछ कुछ आते हैं, काफ़ी चैप्टर्स मुझे एक्चुअली आते हैं। कोई मुझे कुछ पढ़ाने बैठ जाए तो मतलब मुझे चीज़ें पता हैं ऑलरेडी, बट मैं सवाल शायद ना कर पाऊँ उनके। अगर मुझे कोई एक टेस्ट दे दे, चैप्टर टेस्ट दे दे, तो मैं शायद ना कर पाऊँ। क्यों? फैला हुआ ज्ञान है, तो मुझे उस फैले हुए ज्ञान को एक सेंटर पे कंसंट्रेट करना है, जैसे सेंटर ऑफ मास में हम करते हैं। वैसे ही मुझे फैला हुआ जो ज्ञान है उसको मुझे एकदम सेंटर पे लाना है, ताकि एकदम कंसाइज इन्फॉर्मेशन हो। 50% पेपर तो सीधा आएगा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने थोड़े पास्ट ईयर पेपर देखे हैं। मतलब जितने टफ से टफ पेपर 31 का शिफ्ट 2 2024 का, उसका टफ बोल रहे थे, मैं ये क्या था, ऑर्गेनिक आसान आई थी, सीधी आई थी, एनसीईआरटी से आई थी। और एज़ फॉर मैथ्स में भी लाइक 5-6 सवाल तो काफ़ी डूएबल थे। कैलकुलस के, कैलकुलस के नहीं, ओवरऑल अगर मैं 5-6 सवाल काफ़ी डूएबल थे, आसान थे। माई गोल इज़ 98 प्लस परसेंटाइल, बट मेरे जो मेंटर हैं वो कहते हैं, मेरे मेंटर नहीं, जो मेरे टीचर है, इज़ ऑल्सो मेंटर, उनसे मेरी जो मतलब आई हैव इंडिविजुअल इंटरेक्शन होती है, तो उनको लगता है मेरा कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन देख के आई शुड एम फॉर 98 परसेंटाइल, एंड इफ समवन इज़ banking on me to get 98 percentile, I think I should make the most, or I should do justice to their wisdom. तो ऑफ कोर्स मैं 98 परसेंटाइल का ही एम करके चलूँगा। वैसे आप बात करते हैं मैं पढ़ाई कैसे कर रहा हूँ। पढ़ाई में कंसाइसली कर रहा हूँ, 15 पन्नों में चैप्टर समअप कर रहा हूँ थ्रू नोट्स। उसके बाद उन्हीं नोट्स में मैं सवाल भी कर रहा हूँ ताकि किस टाइप का आइडिया हो जाए। उसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद मैं सीधा PYQ उठा रहा हूँ, दैट्स इट। मतलब सीधा PYQ उठा रहा हूँ और PYQ कर रहा हूँ। जैसे आज मैंने जो आज नहीं, कुछ दिनों पिछले थोड़े टाइम से ये चैप्टर करा, केमिकल काइनेटिक्स, छोटा सा चैप्टर, कुछ भी नहीं है इसमें, 5-6 फॉर्मूले हैं। जैसे कुछ तो ऑर्डर वाले फॉर्मूले हैं, DA/dt या डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन वेट ले, वो तो खैर फॉर्मूला भी नहीं है, वो कॉमन सेंस है। बट कुछ ज़ीरो ऑर्डर के हैं, जैसे AT = A0 KT हो गया। फर्स्ट ऑर्डर का हो गया K = 1/T ln A0/AT। सेकेंड ऑर्डर का तो खैर मैंने याद नहीं कर रखा है, एज फार एज आई रिमेंबर वो 1/AT = 1/A0 + KT था, या ऐसा कुछ था, या फिर उसको उल्टा भी हो सकता है। वो सेकेंड ऑर्डर का तो खैर वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से आसानी से निकल जाता है, तो उसका मैंने याद नहीं कर रखा, और उसके सवाल मैंने देखे नहीं जेईई मेंस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हाँ, बाकी मैं अगर बात करूँ उसमें K = AE⁻⁻ है, ln K2/K1 = EA/R × 1/T1 - 1/T2 है। एक एक्टिवेशन एनर्जी एंड हाउ इट इज़ अफेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, फिर प्रेजेंस ऑफ सरफेस, एंड उसके बाद सरफेस एरिया के बारे में थोड़ी बात होती है, एंथैल्पी के बारे में थोड़ी बात होती है, बस यही है, सिंपल सा। मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में बात होती है, बट इट्स प्योरली थियोरेटिकल। तो हाँ, यही चीज़ें हैं।
अब एक चीज़ मेरी बच रही है इस चैप्टर में, दैट इज़ NCERT रीडिंग एंड चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट में जल्द से जल्द देना चाहता हूँ, पर कल मुझे आगे का चैप्टर भी करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि NCERT रीडिंग में थोड़े दिन बात करता हूँ, क्योंकि उससे मेरा रिवीजन हो जाएगा, और चैप्टर टेस्ट में परसों देता हूँ, ताकि जो मैंने करा है वो एक बार अगेन टाइट नेट प्रिपरेशन। तो ये मैंने लाइक अगर मैं देखूँ, हाँ 13 पेजेस में, 14 पेजेस में, हाँ तो 14 पेजेस में मेरा पूरा चैप्टर समअप हो गया। एक बार समअप किया, उसके बाद में प्रैक्टिस करा। प्रैक्टिस में आई डिड PYQs, सिलेक्टेड वाले करे हैं मैंने, ज़्यादा PYQ नहीं करे मैंने। 20-25 से अराउंड 40-50 PYQ करे थे इसमें, 40-50 नहीं है इसमें, 40 है, तो अराउंड 40 के अराउंड PYQ वो सारे लगा डाले। इसमें इंटीजर टाइप एक्चुअली भर के हैं, तो वन गुड थिंग इज़ एक बार ये इंटीजर टाइप्स मैंने करे हैं ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि इंटीजर भी कर सकते हैं, वरना मैं फिज़िकल में इंटीजर अवॉइड करता था बहुत ज़्यादा। तो हाँ, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर मुझे कौन सा वाला करना है, तो अगर मैं देखूँ नेक्स्ट चैप्टर जो मुझे करना है वो ये वाला चैप्टर, दैट इज़ लिक्विड सोल्यूशन एंड इट्स एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। लिक्विड सोल्यूशन में क्या था, मतलब रॉल्स लॉ था, लिक्विड एंड लिक्विड, फिर गैस एंड लिक्विड का हेनरीज लॉ था, सॉलिड एंड लिक्विड का वो था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। क्वालिटेटिव में RLVP था, एक अपना क्या बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, एक डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट था, एक ऑस्मोटिक प्रेशर था, एक तो वो टर्म थी वेंट ऑफ फैक्टर I = 1 + n-1 into alpha for dissociation, and for association it was I = 1 + 1/n-1 into alpha, ऐसे थे फॉर्मूले। और रॉल्स लॉ तो घिसा पिटा सा था, वो PT = P0 का A + P0 का AB, और वही घिसा पिटा अपना हेनरीज लॉ था, तो P = K का A। तो हाँ ये थी इनको मुझे तो ये चैप्टर अभी मैं फिजिकल क्यों कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरा ऑनगोइंग सिलेबस राइट ना इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि मैं कल भी करूँगा, बट इसको भी थोड़ा साथ लेके चलना है। क्यों, फिज़िकल में आई फील मैं अगर फ़िज़िकल अच्छी कर लूँ तो 36 मार्क्स तक मेरा, 32 से 36 मार्क्स के बीच में मेरा काइंड ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है, दैट इज़ सिग्निफिकेंट पार्ट। और 12th की फ़िज़िकल जो है वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो एटलीस्ट मैं कुछ चंक कवर करके मैं कह पाऊँगा कि हाँ कुछ तो करा है सिलेबस में। एंड अभी 3 चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स, ये वाला लिक्विड सोल्यूशन, और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो इन चैप्टर्स में मेरा हो जाएगा। और बाकी फिर 11 भी छूँगा। 11 की फ़िज़िकल में मुझे आइडिया है, इक्विलिब्रियम का उतना आइडिया नहीं है आयनिक का, बट थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वो मुझे करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एनीवेज, तो ये हो गया, दिस इज़ फॉर केमिस्ट्री। फिज़िक्स में क्या करना है, फिज़िक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ रखी है, बट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं करा, क्रोमैटिक एबरेशन वाला पार्ट भी नहीं करा मैंने, डिविएशंस वगैरह करे हैं, जो कि वाइट लाइट डिविएट हो रहा है, वो चीज़ें मैंने कर रखी हैं, और लेकिन उनको ही मुझे अगेन समेटना है। रिफ्लेक्शन पार्ट तो काफ़ी आसान है, छोटा सा है, वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आता ही है, बट मेनली मुझे जो करना है दैट इज़ रिफ्लेक्शन वाले पार्ट्स। उसमें भी है कि बहुत सारे स्लैब्स साथ में जोड़ दो, उसका एक फॉर्मूला बनता है, वो सारी चीज़ें छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बट बहुत सारे हैं, और मुझे जितना याद है मतलब सवाल आसान बनते थे उसमें, से बहुत टफ सवाल बनता नहीं था रे ऑप्टिक्स का इन टर्म्स ऑफ JEE मेन। तो हाँ ये था। मैथमेटिक्स में क्या करना है, वेक्टर्स एंड 3D करना है, एज सिंपल एज दैट। मतलब स्कोरिंग चैप्टर मुझे लगा काफ़ी, मतलब उसमें काफ़ी सारे सवाल थे उसमें, तो वेक्टर 3D भी करना पड़ेगा मुझे, कल वो भी प्लान है। तो हाँ यही है। तो और ओवरऑल प्लान क्या है, मैं अभी 12th का सिलेबस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एक बार मेरा वेक्टर 3D हो जाए, उसके बाद मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी करूँगा, उसके बाद आई टच अपॉन कैलकुलस में फंक्शन आता है, बस थोड़ा सा रिवाइज करना है मुझे, समेटनी इन चीज़ों को। एज सेड में ज़्यादा समेटने का है नहीं, ये फंक्शन में सेल्फ कुछ ऐसा है नहीं। उसमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे एक बार अच्छे से करना है, वो बुक भी है मेरे पास, प्ले विद ग्राफ्स, बट वो मुझे थोड़ा सिलेक्टिवली देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ हाँ, और मैं 12th का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सामने मेरे प्री बोर्ड आएंगे, तो उसके लिए आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। एक बार मैं 12th के साथ में एक बार मैं JEE के लिए हो गया, तो प्री बोर्ड का NCERT रट के कर लूँगा मैं। NCERT रटना ही मेरा बाकी होगा प्री बोर्ड के लिए, और कुछ बाकी नहीं रहेगा मेरे लिए। और जिस टाइम पे मेरे प्री बोर्ड्स होंगे उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करके अपना 11 का सिलेबस कर पाऊँगा, एज सिंपल एज दैट। तो हाँ ये है।
मेरा प्लान। डेली वीडियोस मैं नहीं डालता हूँ और नहीं डालूँगा ऑब्वियसली। ये चैनल मैंने ऐसे ही बनाया हुआ फॉर टाइम पास। तो देखते हैं कैसे चलता है, एंड आई विश माई सेल्फ द बेस्ट।